क्वेश्चन नंबर 11 में बताया जा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो देख लीजिए कैसे करेंगे। इतनी चीज तो हमने पिछली क्लास में भी आपको करके दिखा दी थी। परिमाप जैसे है 2x + 2r + πr, ये 2x, ये 2r और आधी परिधि πr, तीनों का जोड़ किसके बराबर आएगा? 10 के इक्वल आएगा। ये परिधि हो गई और 10 मीटर दी गई तो हमने लिख दिया। एरिया कैसे निकाला था आपने? लंबाई गुणे चौड़ाई x × 2r, इतने हिस्से का एरिया आएगा। फिर इसका एरिया निकाले जाओगे तो πr² का आधा, क्योंकि अर्धवृत्त के रूप में है। अब एरिया इज इक्वल टू ये 2xr + 1/2 πr²। अब यहां से आप किसी चीज की वैल्यू निकाल लो, चाहे r की निकाल लो, चाहे x की निकाल लीजिए। कल हमने किसकी निकाल के दिखाई थी? x की। तो x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो यह आ जाएगा 10 - r 2 + π/2 = x। बेटा देखिए, x की वैल्यू आएगी 10 - r 2 + π/2, ये x की वैल्यू आएगी। इसकी जगह पर रखिए 2r की जगह 2r और x की जगह पर बेटा ये लिखेंगे 10 - r 2 + π/2, 10 - r 2 + π/2 + 1/2 πr²। 2 से ये 2 कैंसल हो गया। इस r को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 10r - r² 2 + π, 10r - r² 2 + π प्लस 1/2 πr²। और इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 10r - 2r² - πr² प्लस πr²/2 a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये हमने लिख दिया 10r, ये -2r², ये -πr² और ये प्लस ½ πr², -1 πr² प्लस ½ πr², -½ πr²। a इज इक्वल टू 10r माइनस, इन दोनों से आप r² कॉमन कर लीजिए। r² कॉमन करोगे तो यहां क्या आएगा? 2 + π/2, ये एरिया का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके साथ कैलकुलेशन करना है हमको, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर r के सापेक्ष अवकलन करोगे d/dr(a) इज इक्वल टू 10 माइनस इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 2r और ये 2 + π/2, क्योंकि अचर नंबर है इसको कुछ मत करिए। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या होना चाहिए बेटा? d/dr(a) शुड बी इक्वल टू 0। तो ये 10 - 2r 2 + π/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए तो 2r 2 + π/2 इज इक्वल टू 10। 2 से इसको हमने काट दिया 5 बार में। इसको एलसीएम वगैरह ले लो। अच्छा, 2 दूना 4, तो 4 + π/2 इज इक्वल टू 5। r × 4 + π/2 इज इक्वल टू 5। ये 2 जाके इधर गुना हो जाएगा 10 और ये 4 + π/ में आ जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई 10/4 + π। बउआ हो, इतना समझ आया आपको?
तो ये r की वैल्यू आ गई। अब क्या करना होता है बताओ हमको, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। तो अब डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का कितना हो जाएगा 0, 2r का r का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 इंटू तो ये -2 इंटू π/2 प्लस 2। समझ आया? अब इसमें r की जगह ये लिखो, अब r इज इक्वल टू -2 π/2 प्लस 2 पर r इज इक्वल टू, अरे ये कुछ हमने गलत लिख दिया भाई, r की वैल्यू तो बेटा ये आई है भैया 10/4 प्लस पाई, r इज इक्वल टू 10/4 प्लस पाई पर डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। बेटा देखो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर वाली में r की जगह लिखोगे, पर भगवा इसमें कहीं r होगा तो लिखोगे ना, r तो कहीं है नहीं, तो जो है फिर यही आ जाएगा। और अगर ये आ गया तो इसकी वैल्यू कैसी है बेटा, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो r इज इक्वल टू 10/4 प्लस पाई पर खिड़की का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, खिड़की का क्षेत्रफल अधिकतम है। ठीक है, अच्छा अब खिड़की का क्षेत्रफल अधिकतम चाहिए था, वो बन गया। अगर वो आ गया तो हमें जो चीज पता लगानी था उसको पता लगा लो। क्या पता लगाना था आपको? खिड़की की सॉरी, आपको खिड़की की विमाएं पता लगानी थी। विमाओं में x चाहिए था आपको और r चाहिए था, तो बेटा r तो आ गया है, देखो r की वैल्यू तो आ गई है, अब x बचा हुआ है, तो आपने यहां x का मान निकाला है, यहां पर r की वो वैल्यू आप नोट कर दीजिए। r की जगह पर 10/4 प्लस पाई और उसको सॉल्व करेंगे, पर हमारे पास तो जगह नहीं है, यहां कर दें हम सॉल्व। देखो r इज इक्वल टू 10/4 प्लस पाई, ये हम इस पे रख देते हैं। x इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको थोड़ा अलग अलग कर लो, कैसे 10/2 माइनस r/2 2 प्लस पाई, ऐसे 10/2 करोगे तो भैया क्या आएगा 5 माइनस r/2 और साथ में कौन है 2 प्लस पाई, बउआओ ऐसे ही तो है ना। अब वैल्यू लिखिए 5 माइनस 1/2 और r की जगह पर वो लिख देंगे 10/4 प्लस पाई, 10/4 प्लस पाई इंटू यहां पर क्या है 2 प्लस पाई। ठीक है, 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। एलसीएम क्या लेंगे बताओ 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई हमने एलसीएम ले लिया, ये 4 प्लस पाई से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 5 चौके 20 प्लस 5 पाई 20 प्लस 5 पाई माइनस 5 को 2 प्लस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 माइनस 5 पाई, 10 माइनस 5 पाई, माइनस 5 पाई से प्लस 5 पाई कैंसिल हो गया, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा 10/4 प्लस पाई। अरे इसका मतलब रेडियस और x दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं, तो बस ठीक है। 1 मिनट, 2r चाहिए हमको,
अच्छा, आयत की लंबाई 2r है, इसलिए 2r चाहिए होगा। चलो ठीक है। x क्या निकल के आया है? आयताकार भाग की चौड़ाई निकल के आई है ये। अगर आयताकार भाग की लंबाई आप निकालना चाहोगे, उसके लिए आयताकार भाग की टोटल लेंथ 2r के बराबर है। अब उसमें से r बहुआ इतना है तो 2r करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20/4 प्लस पाई। ये आ जाना चाहिए। फिलहाल r और x जब मिल गया तो सारी विमाएं अब आपको क्लियर हैं। जो भी पूछा जाएगा आप बता सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है, त्रिभुज की भुजाओं से a और b दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। सिद्ध करिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई a⁴ प्लस b⁴ होल पावर 3/2 है। बउआओ, इसमें थोड़ी कुछ गलती मुझे महसूस हो रही है। क्या कि इसमें शुरुआत में तो केवल त्रिभुज बोला है और आगे चल के कर्ण वर्ण बोलने लगे। फिर इसका मतलब त्रिभुज पक्का कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज के आगे समकोण आप जोड़ लो। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं से a और b दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। मतलब ये है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके कर्ण पर एक बिंदु है। कर्ण पर वो जो बिंदु है वो त्रिभुज की दूसरी बाकी जो दो भुजाएं बचती हैं उनसे एक से a दूरी पर है और एक से b दूरी पर है। अब आपको सिद्ध ये करना है कि कर्ण की जो न्यूनतम लंबाई है, कर्ण की न्यूनतम लंबाई वो a⁴ प्लस b⁴ और होल पावर 3/2 है। हम समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं जरा इस पे। ये देखिए बेटा, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC। ये एंगल 90 डिग्री। अब इस समकोण त्रिभुज का ये भुजा क्या है? कर्ण है। कर्ण पर कोई एक बिंदु है कहीं पर, और ये बिंदु ऐसा है कि कर्ण पर स्थित एक बिंदु है और ये जो बिंदु है वो बाकी दोनों भुजाओं से a और b दूरी पर है। इसका मतलब इस भुजा से a दूरी पर है और इस भुजा से कितनी दूरी पर है? या इधर से b दूरी पर, a दूरी पर, इधर से b दूरी पर हो सकता है। ऐसा कर्ण पर एक बिंदु है समकोण त्रिभुज के, वो बिंदु, बाकी जो दो भुजाएं बचती हैं त्रिभुज की, एक भुजा AB और दूसरी भुजा BC। बाकी जो दो भुजाएं बचती हैं इन भुजाओं से a और b दूरी पर है। तो एक से दूरी a मान लो और दूसरे वाले से दूरी कितनी मान लो? b मान लो। अब उन्होंने बोला अगर ऐसा है तो सिद्ध करिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई वो जो दी गई है वो है। अब देखो न्यूनतम किसके साथ लगा है? कर्ण की लंबाई के साथ में। तो कर्ण की लंबाई जो निकलेगी वही हमारा फलन भी बनेगी और उसी को हमें न्यूनतम भी दिखाना है और फिर कर्ण की न्यूनतम लंबाई भी पता लगानी है। चलिए एक काम कर लेते हैं, इस एंगल को कुछ मान लीजिए थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? थीटा ही होगा। संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये और ये लाइन कैसी है? समांतर। ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये अगर एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा के बराबर होगा। बात समझ आई आपको? अब यहां पर देखो a और b कांस्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ने दिए हमको। थीटा वेरिएबल है क्योंकि थीटा हमने लिया हुआ है। तो सबसे पहले माना एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल, इसको भी कुछ नाम रख दो, ABC, D और E। ACB भी थीटा है और A इसको हमने थीटा मान लिया। अगर ये थीटा है इसलिए एंगल ADE भी कितना हो जाएगा? थीटा।
किस वजह से करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है, हमको तो कर्ण चाहिए, कर्ण कैसे निकालना है? आप एक काम कर लीजिए, AD निकाल लीजिए, DC निकाल लीजिए और फिर AD और DC दोनों को जोड़ दोगे बेटा तो कर्ण आ जाएगा। तो हम करेंगे समकोण त्रिभुज AED में समकोण त्रिभुज AED में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? AED। ये थीटा है, ये हमें मालूम है और ये हमें निकालना है। आधार और कर्ण का रिलेशन क्या होता है? कॉस। तो हमने फॉर्मूला लगाया कॉस थीटा आधार बटे कर्ण DE अपॉन AD। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू DE A है और AD हमको चाहिए, तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, या A सेक थीटा आप लिख सकते हो, ऐसे आ जाएगा। फिर से अगले समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में, नहीं ABC नहीं बेटा, इसको F कर लो, DFC में या CFD में, समकोण त्रिभुज CFD में। ठीक है, CFD में देखो, ये जो छोटा सा ट्रायंगल ये वाला है, इस त्रिभुज में ये मालूम है और ये मालूम करना है, लंब पता है, कर्ण मालूम करना है हमको। तो लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा, लंब बटे कर्ण FD अपॉन AC, नहीं DC। साइन थीटा इज इक्वल टू FD की वैल्यू कितनी होगी? FD B, और DC तो हमको चाहिए ही, तो DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? B अपॉन साइन थीटा। हमको समकोण त्रिभुज का कर्ण चाहिए। सॉरी, समकोण त्रिभुज का कर्ण। कर्ण कितना है समकोण त्रिभुज का पूरा? AC। अब AC के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम H लिखे ले रहे हैं, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, तो हम H लिखे ले रहे हैं। AC हम निकाल सकते हैं पूरा A से C तक का डिस्टेंस, AD प्लस DC, AD प्लस DC। AD की वैल्यू आई थी A अपॉन कॉस थीटा और DC की वैल्यू आई है B अपॉन साइन थीटा। बउआ देखो, कर्ण की लंबाई निकल के आ गई और एक ही वेरिएबल है पूरे में, और वो कौन है? थीटा। A और B अचर हैं, तो सॉल्व करते हैं अभी नहीं हम। तो सबसे पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी थीटा ऑफ H इज इक्वल टू A अपॉन कॉस थीटा का क्या होगा? पहले 1 अपॉन कॉस थीटा का सूत्र लगाओ, यानी कि 1 अपॉन एक्स का। तो 1 अपॉन एक्स का क्या होगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और फिर कॉस थीटा का करोगे माइनस साइन थीटा, प्लस B अचर है, 1 अपॉन साइन थीटा का करना है, तो हमने B लिखा। पहले 1 अपॉन एक्स का लगाएंगे तो -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा। इस तरह से डी थीटा ऑफ H की वैल्यू आई, माइनस माइनस प्लस हो गया, A साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस B कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
ये डी डी थीटा ऑफ एच आ गया। क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी थीटा ऑफ एच का मान 0 होना चाहिए। ये डी डी थीटा ऑफ एच है, ए साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजो तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये ए साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, कैंसिल तो हो नहीं सकता, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा से गुणा करके क्या बना लेगा, साइन क्यूब थीटा। कॉस थीटा इधर आएगा नीचे, तो कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करके बना लेगा कॉस क्यूब थीटा। बी उधर ही रहने दो और ए उधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए। साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अब साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए टू द पावर 1/3। पावर 3 इधर से उधर जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब ये थीटा का मान tan थीटा का निकल के आ गया। अब इसके बाद हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, ठीक। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव काफी बड़ा पड़ेगा। एक चीज और, क्योंकि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप करोगे तो उसमें tan थीटा अगर इतना है तो आपको यहां से कुछ मान जरूरत पड़ेगी, जब रखने के लिए जरूरत पड़ेगी ना आपको। चलिए पहले करते हैं, फिर देखो कि क्या जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, अब डी स्क्वेयर एच अपॉन डी थीटा स्क्वेयर, इसका अवकलन करना है। तो ए का तो हम ए लिख लेंगे बाहर, इसका करना है साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अंश है और ये हर है। क्या लिखा जाएगा, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक। साइन थीटा का क्या होगा, माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक। कॉस स्क्वायर थीटा का होगा, पहले तो 2 कॉस थीटा आएगा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का फिर माइनस साइन थीटा अपॉन हर स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस टू द पावर 4 थीटा। बताइए यहां समझ में आया, माइनस लगा दिया हमने। अब इसका भी करना है, माइनस और बी बाहर ही लिख दो पहले। अब ये अंश और ये हर बन गया, तो हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, कॉस का अवकल गुणांक माइनस साइन थीटा माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक। साइन स्क्वायर थीटा का अवकल गुणांक क्या होगा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन हर स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देंगे, साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक, अब इसको थोड़ा बहुत और भाई कैलकुलेट कर लो। डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये हमने ए लिख दिया, कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा ये। बेटा ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा,
टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन cos टू दी पावर 4 थीटा, माइनस लगा दिया ये वाला, b लिखा हमने, इसमें बउआ क्या हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये माइनस बना रहेगा टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टू दी पावर 4 थीटा। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम कॉस थीटा कॉमन भी करें, चलो बना रहने दो, फिर ज्यादा झंझट करनी पड़ेगी। एक काम करो, यहां से माइनस ले लोगे, कॉमन आ जाएगा, तो बउआ जब माइनस कॉमन आएगा तो बाहर वाले माइनस को क्या कर देगा, कर दी सब जगह प्लस, ऐसा आ जाएगा। ये आ गया डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब हमें टेन थीटा बराबर इस पर डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालना है। आप नोट करिए, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अब टेन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन ए टू द पावर 1/3 पर डी स्क्वेयर एच अपॉन डी थीटा स्क्वेयर। अब आप एक चीज सोचेंगे, यहां तो कहीं टेन थीटा आया भी नहीं है, तो हम ये मान कैसे रखेंगे। तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे, आप एक काम कर लो, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लो, इसको मान लीजिए थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, b की घात 1/3 बटे a की घात 1/3। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, इसका मतलब है b टू द पावर 1/3 और आधार भी कितना है इसका, a टू द पावर 1/3। जब आप इसका कर्ण निकालने जाओगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो आएगा a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। कैसे, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे करोगे तो वो आ जाएगा कर्ण। अब टेन थीटा तो कहीं है नहीं, सारे कॉस और साइन है, तो यहां से थीटा से साइन और कॉस निकालते जाइए। कॉस थीटा की बारी आएगी तो आधार बटे कर्ण लिख देंगे, साइन थीटा की बारी आएगी तो लंब बटे कर्ण लिख देंगे। बस साइन और कॉस ही तो हैं। और लिखने के बाद सोचिए क्या होगा, इस पूरे में कहीं माइनस तो आया नहीं है, कहीं माइनस आया है, और क्या कहीं से माइनस आने की संभावना दिख रही है आपको, कहीं नहीं आएगा। क्यों आएगा माइनस, कहीं नहीं आएगा, इसलिए ये पूरी तरह से कैसा बना रहेगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव बना रहेगा, इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए टू द पावर 1/3 पर कर्ण की लंबाई न्यूनतम है। कर्ण की लंबाई कैसी है, न्यूनतम। अगर कर्ण की लंबाई न्यूनतम है तो एक काम तो हमने करके दिखा दिया। अब वो न्यूनतम लंबाई भी आपको पता लगानी है, उसको पता लगा लीजिए। इसलिए कर्ण की न्यूनतम लंबाई, कर्ण की न्यूनतम लंबाई कैसे निकाली जाए, तो आपने कहीं पर h का एक फॉर्मूला बनाया होगा। क्या बनाया था h का वो फॉर्मूला, आपने बनाया था a अपॉन कॉस थीटा प्लस b अपॉन साइन थीटा बनाया था। इस पे हम वैल्यू लिख देंगे। तो अब आप देखो h इज इक्वल टू a अपॉन कॉस थीटा। बेटा देखो यहां से कॉस थीटा का मान निकालो, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब यार a की जगह कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण a टू द पावर 1/3 अपॉन
अंडर रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। बउआ हो, इतना समझ आया आपको? प्लस b अपॉन साइन थीटा, तो b अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा फिर लंब बटे कर्ण, तो ये आएगा b की घात 1/3 अपॉन कर्ण की जगह पर अंडर रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। ऐसे देखो आ गया बेटा। अब गौर कीजिए, भिन्न के नीचे भिन्न है, नंबर पलट जाएगा, ये पलट के इसके साथ और ये पलट के इसके साथ आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं? a अंडर रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 अपॉन a टू द पावर 1/3 प्लस, ऐसे ही हो जाएगा तो b अंडर रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 अपॉन b टू द पावर 1/3। हमको सॉल्व करके ये सिद्ध करना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम कर लो, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी कितनी है 1/3, ये ऊपर जाके इसमें पावर घट जाएगी, भाग में घातें घटती है ना, तो 1 में 1/3 घटेगी, बताओ क्या बचेगा? a की घात 2/3, यहां भी b की घात 1 है, ये 1/3 ऊपर आके घटेगी तो b की घात 2/3। अब एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, देखनी है कि इसमें ये भी है और यहां पर भी वो नंबर है, तो ये कर लो कॉमन। आप अगर बउआ ये कॉमन कर लिया बेटा आपने, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3, ये हमने यहां से उठा लिया कॉमन, इसका काम खत्म। और ये a की घात 1/a की घात 1/3, ये ऊपर जाके क्या हो गया? a की घात 2/3 प्लस, ऐसे ही इसने क्या बना लिया? b की घात 2/3। समझ आ रहा है आपको? अब थोड़ा गौर कीजिए, ये भी a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 और ये भी a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3, सेम नंबर है। एक में पावर 1 लगी हुई है और एक पे अंडर रूट लगा है, दोनों गुणा में है। अंडर रूट हटा के पावर कितनी लगाई जा सकती है? 1/2। अब इसकी पावर 1, इसकी 1/2 और गुणा में घातें जाएंगी जुड़, क्यों? क्योंकि बेस बराबर है। तो आपको नहीं लगता ये a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 और 1 और 1/2 दोनों ऐड होके कितना बना लेंगे? 3/2। और आप गौर से देखिए, यही कर्ण की न्यूनतम लंबाई आपको लानी है। देख रहे हैं आप? इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नोट कर लें, फिर आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर fx इज इक्वल टू x माइनस 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 टू द पावर 3 द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय उच्चतम बिंदु है, सेकेंड पार्ट स्थानीय न्यूनतम बिंदु है, थर्ड नति परिवर्तन बिंदु है। ये आपको पता लगाना है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अवकलन ही करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले आप अवकलन करिए भाई। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर f डैश x इज इक्वल टू, बेटा देखो इसमें दो फलनों का गुणनफल है तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर x प्लस 1 का करोगे तो वो एक ही आएगा, प्लस दूसरा फलन x प्लस 1 होल क्यूब, पहले का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक निकालोगे तो 4x माइनस 2 टू द पावर 3। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया भाई? आ गया। अब इसमें से आप चाहें तो कुछ चीजें कॉमन कर सकते हैं बेटा। आप क्या कॉमन हो जाएगा? x प्लस 1 टू द पावर 2 और x माइनस 2 टू द पावर 3,
x प्लस 1 टू द पावर 2 और x माइनस 2 टू द पावर 3। बचेगा क्या? ये पूरा चला गया कॉमन, इसकी 3 पावर चली गई, एक बचेगा और 3 से गुणा होगा फिर उसमें, तो 3x माइनस 6 प्लस ये पूरा चला गया कॉमन, इसकी 2 पावर गई हैं केवल, एक बचेगा और जो बचेगा उसमें 4 से गुणा होगा, 4x प्लस 4 x प्लस 1 होल स्क्वेयर x माइनस 2 होल क्यूब और यहां पर 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x माइनस 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा -2। बउआ नहीं समझ में आया बेटा आपको? अच्छा, ये क्या कर लिया हमने भाई, f डैश x निकाल लिया। अगर f डैश x निकाल लिया तो फिर क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करना है? क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x का मान 0 के बराबर होना चाहिए, तो हमने लिखा x प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू x माइनस 2 होल क्यूब इंटू 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप जब यहां से x की वैल्यूज निकालना स्टार्ट करेंगे, एक बार इससे फिर इससे फिर इससे, तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी -1, इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दूसरे वाले ब्रैकेट से 2 आ जाएगी इससे, और इससे आ जाएगी 2/7 आ जाएगा। कुछ बात आपको हमारी समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। ये x की कुछ वैल्यूज आ गई। अब हमें ये पता लगाना है कि स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु है और नति परिवर्तन बिंदु है। आप चाहो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जा सकते हो, लेकिन आप चाहो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो। आप हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही कर लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या आपको याद है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता था? हम जिस नंबर पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं उसके लेफ्ट साइड पर भी f डैश x निकालेंगे, उसके राइट साइड पे भी f डैश x निकालेंगे। लेफ्ट साइड में अगर f डैश x की वैल्यू प्लस और राइट साइड में f डैश x की वैल्यू माइनस आती है तो वो बिंदु स्थानीय उच्चतम का बिंदु होगा। और अगर लेफ्ट साइड पर f डैश x निगेटिव आता है और राइट साइड पर f डैश x पॉजिटिव आता है तो स्थानीय निम्नतम का बिंदु होगा। और अगर लेफ्ट और राइट दोनों पर प्रवणताओं का निशान सेम आता है, f डैश x का निशान सेम आता है, तो वो बिंदु नति परिवर्तन बिंदु रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके देख लो, एक एक पॉइंट पर बेटा चेक करो। -1 पर पहले करके देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किस पर कर रहे हैं? एट x इज इक्वल टू -1। समझ आ रहा है आपको? तो -1 का लेफ्ट हैंड साइड निकालो पहले। एट लेफ्ट पर क्या होगा? f डैश x के बारे में बताइए। -1 के लेफ्ट में जब आओगे तो -1 से छोटे नंबर मिलेंगे। -1 से छोटे नंबर मिलेंगे, कौन से नंबर मिलेंगे -1 से छोटे? -2 -2 मिलेगा, या -1.1 1.2 ऐसे भी मिल सकते हैं। -2 से अच्छा करके देख लो, रखो यहां -2। देखो जहां स्क्वायर लगा है उनकी तो चिंता ही मत करो, ये कैसा आएगा प्लस। बेटा जब यहां -2 लिखोगे तो माइनस माइनस मिलके कैसा हो जाएगा माइनस, और माइनस का क्यूब आएगा माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा।
यहां x की जगह -2 लिखो तो -14 और -2 -16, ये भी माइनस आ गया। क्या आया ये मत देखो, निशान देखो बस। ये कैसा आया था? प्लस माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस प्लस। एफ डैश एक्स कैसा हुआ? पॉजिटिव। अब एट राइट, -1 के राइट हैंड साइड पर देखें। -1 के राइट साइड पे चलोगे तो एक 0 मिलेगा आपको, राइट साइड पे 0 मिलेगा ना, उस 0 पर चेक कर लो। 0 पर चेक करोगे तो ये निशान कैसा होगा? प्लस। यहां 0 लिखोगे तो -2 का क्यूब माइनस, यहां 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। दोनों तरफ निशान कैसा है? सेम। और अगर दोनों तरफ निशान सेम है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1। एक कैसा बिंदु है? नति परिवर्तन बिंदु है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं जरा। x इज इक्वल टू -1 पर नति परिवर्तन बिंदु है। ठीक है, अब किस पर चेक करते हैं? एट x इज इक्वल टू 2, तो एट x इज इक्वल टू 2 इस पर चेक कर लिया जाए जरा। अब x बराबर 2 के लेफ्ट पर देखो, एट लेफ्ट f डैश x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में कौन मिलेगा आपको? 1 से चेक करके देख लो। अगर आप 1 लिखोगे बेटा ये प्लस ही रहेगा। देखो एक ही तो चिंता मत करो भाई, ये इसको स्क्वायर लगा हुआ, बस इन्हीं दो को देखो। 1 - 2 कितना बना? माइनस, माइनस का क्यूब माइनस 7 इंटू 1, 7 - 2 ये प्लस हो गया, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। अब राइट में इसके देखेंगे हम, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 के राइट में जाओगे तो 3 आ जाएगा, 3 पर चेक कर लो। 3 - 2 प्लस कर देगा इसको, 3 × 7 = 21 - 2 प्लस, सारे प्लस हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। क्या समझ में आया? लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। ऐसा तो तभी हो सकता है जब स्थानीय निम्नतम बिंदु पड़ेगा यहां, तो हम ये लिख देंगे। इसलिए x बराबर 2 पर, x बराबर 2, x बराबर 2 फलन f का स्थानीय कैसा बिंदु होगा? स्थानीय निम्नतम बिंदु है। स्थानीय निम्नतम बिंदु है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एट x इज इक्वल टू 2/7, 2/7 पर करके देखेंगे बेटा। एट लेफ्ट f डैश x की वैल्यू 2/7 कब हुआ? एक्चुअली मतलब ये है 0.2, 7 × 2 = 14, 6 बचेंगे, 60 हो जाएगा, 7 × 8 = 56, करीब करीब 0.28 के आसपास है ये चीज। अब इस पर आप लेफ्ट चेक करिए, इसको तो हम नहीं चेक करेंगे, ये हमेशा प्लस देगा आपको। इसको 0.28 के लेफ्ट में आइए, 0 मिलेगा आपको। 0.28 0 और 1 के बीच का मान है ना, तो 0.28 के लेफ्ट में आइए, 0 लिखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस कैसा आएगा? प्लस। फिर एट राइट चेक कर लीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब राइट में चेक करोगे तो 1 पर कर लो, 1 लिखोगे तो 1 - 2, ये कैसा हो जाएगा? माइनस, ये 7 - 2 प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब लेफ्ट में पॉजिटिव स्लोप है, राइट में नेगेटिव स्लोप है। ऐसा तब हो सकता है जब ये ऐसा जाके ऐसा आएगा।
उच्चतम। तो यहां लिख देंगे इसलिए x इज इक्वल टू 2/7 पर या 2/7 फलन f का स्थानीय उच्चतम बिंदु है। स्थानीय उच्चतम बिंदु है। इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसे। क्वेश्चन नंबर 14 में है fx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स वेयर x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई। x का मान 0 से पाई तक ही कुछ हो सकता है, 0 से छोटा और पाई से बड़ा नहीं। द्वारा प्रदत्त फलन f का निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। बेटा आप याद करें, यह बंद अंतराल दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल पर जब निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान निकालना होता तो क्या तरीका रहता था? अवकलन करो, 0 के बराबर लिख के x के मान निकालो, x की जो वैल्यूज निकलती हैं वो और ये बंद अंतराल वाले मान, इन सभी मानों पर x के मान निकालिए और देखिए कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। देखिए अगर आपको याद आ गया होगा तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x इज इक्वल टू एफ स्क्वेयर एक्स का क्या होगा अवकल गुणांक 2 cos x, और फिर cos x का माइनस साइन x प्लस साइन x का क्या होगा बेटा cos x। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए 0। तो ये लिखा हमने -2 साइन x इंटू कॉस एक्स, -2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन हो सकता है कॉस x, तो ये आएगा -2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार cos x को 0 लेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। cos x को 0 के बराबर लिखा, इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो ये 1/2 आएगा साइन x। cos x की वैल्यू 0 होती है कब x इज इक्वल टू π/2 पर, और साइन x की वैल्यू 1/2 होती है कब x इज इक्वल टू π/6 पर, और भी 1/2 आता है साइन x में। साइन 30 का मान होता है, साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा साइन 90 प्लस 60, ये आ गया cos 60, और 90 से ज्यादा दूसरे चतुर्थांश में है साइन प्लस रहेगा cos 60 1/2। साइन 150 का मान भी आएगा, और 150 को जब आप चेंज करोगे तो 5π/6 बन जाएगा ये। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x 0 से कहां तक लेना है आपको 180 तक। तो 90 आ गया, ये 30 आ गया, और ये 30 × 5 150 आ गया। ठीक है, ये 3 मान हमको मिले, 2 उसमें पहले से लिखे। अब इन पांचों वैल्यूज पर हम fx के मान निकालेंगे। अब एक एक पर निकालिए, 0 पर निकालिए। x इज इक्वल टू 0 पर fx, ध्यान से देखो x की जगह 0 लिखोगे, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, 1 का स्क्वायर करने से क्या आएगा 1। फिर x बराबर π/6 लिख दो। π/6 का मतलब बउआ क्या होगा 30 डिग्री है ना, और 30 डिग्री cos 30 का मान बताओ, √3/2,
वर्ग करिए 3/4 प्लस साइन 30 का मान 1/2, तो 3/4 प्लस 1/2। इसका हर 4 बनाने के लिए 2 का गुणा 2 का भाग कर लेंगे, तो ये 2/4 हो जाएगा। 3/4 प्लस 2/4 बराबर 5/4, 1.25। अब x बराबर π/2 पर, π/2 पर fx cos π/2 0 हो जाएगा, sin π/2 1 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 5π/6 पर fx इज इक्वल टू cos 5π/6 मतलब cos 150 का मान। देखो cos 150 निकालने जाओगे 90 प्लस 60, ये आ जाएगा माइनस साइन 60, ठीक है। और साइन 60 √3/2 माइनस √3/2। यहां cos 150 का मान माइनस √3/2 लिखेंगे, वर्ग करेंगे तो 3/4, और साइन 150 का मान 1/2, तो 3/4 प्लस 1/2 फिर यही आ जाएगा। ठीक। अब x इज इक्वल टू पाई पर सीधे निकाल देंगे, fx इज इक्वल टू x की जगह पाई लिखो, cos पाई -1 का स्क्वायर करोगे +1, और साइन पाई 0, तो 1 आ गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही थी। देखो मैक्सिमम 2 जगह पर आई है और मिनिमम 3 जगह पर मिली है सेम वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देंगे? निरपेक्ष उच्चतम, अच्छा निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करिए। तो देखो बेटा, निरपेक्ष उच्चतम मान आपको क्या मिला? 1.25 या 5/4। निरपेक्ष निम्नतम मान क्या मिला? 1। ये हो गया आंसर हमारा। देखो जरा, निरपेक्ष उच्चतम मान 5/4 और निरपेक्ष निम्नतम मान 1, आ गया आंसर। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इन 3 जगहों पर, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद 15 लगाएंगे, लेकिन अब अगली क्लास पे लगाएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, चलते मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।